मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, हम आज बीएससी पार्ट सेकंड का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे सांद्रता सेल। अब सांद्रता सेल कितने प्रकार के होते हैं तथा उन पर इलेक्ट्रोड या उस सेल में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सांद्रता सेल में अपन जो है वो आज दो पार्ट पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, दूसरा है विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। अब विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल में जो है वो अभिगमन रहित सांद्रता सेल और अभिगमन सहित सांद्रता सेल। तो आज अपन इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल में अभिगमन रहित सांद्रता सेल पढ़ेंगे। अभिगमन सहित सांद्रता सेल जो है वो अपन कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था ध्रुवण क्या होता है तथा ओवर पोटेंशियल या फिर हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज क्या होता है और उसके लाभ क्या होते हैं, उसके नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सांद्रता सेल। तो सांद्रता सेल किसे कहते हैं? जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो सेल जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है वह समान विलयनों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण होता है, वो जो सेल होते हैं वो सांद्रता सेल कहलाते हैं। अब ये सांद्रता सेल है जो है वो इलेक्ट्रोड की सांद्रता सेल हो सकती है, विलयन की सांद्रता सेल हो सकती, इलेक्ट्रोड की सांद्रता अलग अलग हो सकती है, विलयन की सांद्रता अलग अलग हो सकती है। उसके आधार पर इनका डिवीजन किया गया है। तो अपन देखते हैं सांद्रता सेल, कंसंट्रेशन सेल। तो वे वैद्युत रासायनिक सेल जिनमें दो समान विलयनों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है उन्हें सांद्रता सेल कहते हैं। एक सामान्य गैल्वेनिक सेल का भी ईएमएफ विद्युत अपघट्यों की सांद्रता पर निर्भर करता है, परंतु विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रोडों पर हुई कुल रिडॉक्स अभिक्रियाओं के कारण होता है, अर्थात इन सेलों में कुल मिलाकर रासायनिक अभिक्रिया आवश्यक रूप से संपन्न होती है। सांद्रता सेलों में जो है इलेक्ट्रोडों पर रिडॉक्स अभिक्रिया तो संपन्न होती हैं, लेकिन वे इस प्रकार विपरीत दिशा में संपन्न होती हैं कि सेल में कुल मिलाकर कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रोड पर अग्र प्रकार की अभिक्रिया हुई तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर उसके बैकवर्ड डायरेक्शन वाली अभिक्रिया हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो सेल में अभिक्रिया होती है वह संपन्न नहीं होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। सांद्रता सेलों में कुल मिलाकर विलयन जो है वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विचरण करता है। सांद्रता सेलों में हमेशा जो विलयन होता है वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह करता है, विचरण करता है। ये सेल यानी सांद्रता सेल जो होते हैं वो द्रव संधि विभव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और द्रव संधि विभव यानी कि लिक्विड जो है जंक्शन पोटेंशियल के बारे में हम आगे बात करेंगे विस्तार से। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एक अपने जो है शॉर्ट नोट भी आता है, तो उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जो सांद्रता सेल हैं उनका विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। सांद्रता सेलों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में हम दो प्रकार के जो हैं सांद्रता सेल पढ़ेंगे। हाइड्रोजन सांद्रता सेल जो एक उसका उदाहरण है, दूसरा है अमलगम सांद्रता सेल जिसकी सेल अभिक्रिया है या जिसका रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन, वो यहाँ पर दिया गया है। इसको आगे भी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको हाइड्रोजन सांद्रता सेल इसलिए कहा गया है कि इसमें जो है वह एक ही लिक्विड में दो अलग अलग प्रकार के जो हैं हाइड्रोजन अलग अलग दाब पर पास किए गए हैं। ठीक इसी प्रकार अमलगम सांद्रता सेल में जो है वह मरकरी और अमलगम जो है वो अलग अलग सांद्रताओं के जो है वो इलेक्ट्रोडों के साथ है और
इसमें जो है ये जो जिसमें जो डूबे हुए हैं वह सेम प्रकार का यानी कि जिंक अमलगम जो है वह जिंक सल्फेट या जिंक आयनों में डूबा हुआ है इलेक्ट्रोड। तो इस प्रकार के जो सांद्रता सेल है वो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल है, यानी कि इलेक्ट्रोड जो है वो डिफरेंट प्रकार से व्यवहार करते हैं। उसके बाद आता है विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। और विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल में दो प्रकार के हैं, एक अभिगमन रहित सांद्रता सेल और एक अभिगमन सहित सांद्रता सेल। तो अभिगमन रहित सांद्रता सेल में क्या होता है कि विलयन का जो है वह विसरण नहीं होता है, या यूं कहिए कि वो अलग अलग रहते हैं, या एक दूसरे के इलेक्ट्रोडों की तरफ या एक दूसरे के कंपार्टमेंट में, या यूं कहिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलयनों का अभिगमन नहीं होता है, जबकि दूसरे प्रकार के जो होते हैं सांद्रता सेल उसमें अभिगमन होता है। और ये जो अभिगमन सहित सांद्रता सेल होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, धनायन के प्रति उत्क्रमणीय और ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय। तो अपन एक एक पढ़ते हैं। अपन इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में सबसे पहले हाइड्रोजन सांद्रता सेल। इस प्रकार के सेलों में भिन्न भिन्न सांद्रता वाली दो समान इलेक्ट्रोडों को एक विलयन में रखा जाता है। उदाहरण के लिए हम दो इलेक्ट्रोडों की कार्यप्रणाली पर विचार करते हैं। पहला है हाइड्रोजन सांद्रता सेल। इस इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हाइड्रोजन आयनों के एक ही विलयन में भिन्न भिन्न गैस दाब पर दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डूबी हुई होती हैं। यानी कि जैसे मान लो हमने HCl ले लिया, उस विलयन में दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड डुबो दी, और उन पर जो हम गैस पास करते हैं वो हाइड्रोजन जो गैस पास करते हैं कैथोड पर और एनोड पर, उनका दाब अलग अलग रख देते हैं। तो इस प्रकार के सेल का निर्माण हो जाता है। तो सेल आरेख दिखाया गया है। प्लेटिनम जो है इलेक्ट्रोड है, उस पर हाइड्रोजन गैस पास की गई है। तो प्लेटिनम स्लैश H2P1 स्लैश H+, जो ये H+ दिखाया गया है वो बेसिकली H+ जो दिखाया गया है वो बेसिकली किसके लिए दिखाया गया है, जो विलयन इसमें डूबा हुआ या जिसमें ये विलयन डूबा हुआ उनके लिए ये दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो है वह H+ आयनों में या HCl के विलयन में डूबा हुआ है, जबकि दूसरे जो गैस है उसका दाब अलग है जो P2 के रूप में दिखाया गया है। यदि P1 इज ग्रेटर देन P2 हो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण जो है बाएं हाथ की ओर होगा और अपचयन जो है दाईं हाथ की ओर होगा। अतः इलेक्ट्रोडों पर निम्न प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होगी। बाएं हाथ की ओर जो अभिक्रिया संपन्न होगी वह होगी H2P1 और 2H+ बन जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड है वह एनोड की तरह कार्य करेगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है या दाएं हाथ की ओर जो अभिक्रिया होगी वो इसके जस्ट उल्टा हो जाएगी। 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लेगा इस इलेक्ट्रोड से, और ये H2 गैस के रूप में जो है पास हो जाएगा, और इसका दाब जो होगा वह P2 होगा। तो अपन अगर कुल अभिक्रिया लिखें तो हमारे पास आ जाएगा H2P1 और H2P2, और ये रिवर्सिबल का साइन है, यानी कि ये उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक इलेक्ट्रोड पर अग्र प्रकार की अभिक्रिया होती है तो दूसरे पर प्रति प्रकार की अभिक्रिया होती है। इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रम में कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई, केवल उच्च दाब P1 से निम्न दाब की ओर H2 गैस का स्थानांतरण हुआ है। इस सेल का विभव दोनों H2 गैसों के दाब पर निर्भर करेगा। इसमें विद्युत अपघट्य अम्ल विलयन की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जिसमें ये डूबा हुआ है, यानी कि जैसा आपने बताया कि HCl में डूबा हुआ है तो इसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो है वो दाब का प्रभाव पड़ेगा। इन इलेक्ट्रोडों पर जो अपन ने हाइड्रोजन गैस पास की है उनका प्रभाव पड़ेगा, न कि जो हमने विलयन अम्ल के विलयन में इन इलेक्ट्रोडों को डुबो के रख रखा है। इस सेल का विभव जो होगा वो होगा E=RT/2F। 2 यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं इलेक्ट्रोड एनोड से और दो इलेक्ट्रॉन अगर कैथोड पर लिए जा रहे हैं
यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। इसलिए हो जाएगा E = RT/2F ln P1/P2। क्योंकि सांद्रता सेलों, अब यहाँ पे E0 या E0 सेल की वैल्यू जो है वह 0 रखी है हमने, क्योंकि सांद्रता सेलों में E0 सेल का मान 0 होता है। अतः ठीक है, अतः ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट होगा, और तो हमारे पास फॉर्मूला ये प्राप्त होगा। आप जानते हो, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस प्रकार से भी इसको कह सकते हो। अब आता है अमलगम सांद्रता सेल, दूसरे प्रकार का जो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल है, या जिस का उदाहरण अपन पढ़ना चाहते हैं, वो है अमलगम सांद्रता सेल। अमलगम का मतलब यही है कि किसी भी कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ मिक्स है और उसका जो पेस्ट बनता है या उसका मिक्सचर जो बनता है, उसे अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कैडमियम जिंक का जो है वो मरकरी के साथ अमलगम है, तो जिंक अमलगम जो है वो हमने एज ए इलेक्ट्रोड काम में लिया है। तो इस इलेक्ट्रोड में उसी विद्युत अपघट्य विलयन में एक ही धातु की लेकिन भिन्न भिन्न सांद्रता वाले 2 अमलगम इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं। उदाहरण के लिए भिन्न भिन्न सांद्रता वाले 2 जिंक अमलगम ZnHg इलेक्ट्रोडों को जिंक सल्फेट के एक विलयन में डुबोया जाए तो निम्न प्रकार की सेल बनेगी, और उसका आरेख जो है वो निम्न प्रकार का होगा। Hg/ZnHg इसकी एक्टिविटी A1 है, और ये ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट के आयनों में डूबा हुआ है, तो Zn+2/ZnHg A2 और /Hg। यहाँ पर जो एक्टिविटी है, माना A1 इज ग्रेटर देन A2, यानी कि जो A1 है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है और A2 की एक्टिविटी कम है। अगर एक्टिविटी ज़्यादा है तो वह एनोड की तरह कार्य करेगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और जिसकी एक्टिविटी कम है वह कैथोड की तरह कार्य करेगा और उस पर रिडक्शन होगा, और दोनों विपरीत प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। तो अपन देखते हैं कैसे। बाएं हाथ की ओर जो होगा Zn.Hg इसकी एक्टिविटी 1 है, ज़्यादा है A1, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन। इसके विपरीत दिशा में अभिक्रिया जो होगी वो होगी दाएं इलेक्ट्रॉन, दाएं हाथ की ओर Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो ZnHg और A2 इसकी एक्टिविटी होगी। अब टोटल अभिक्रिया लिखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और आयंस जो हैं वो कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा Zn.Hg A1 इज इक्वल टू ZnHg A2। रिवर्सिबल का साइन है क्योंकि विपरीत दिशा में अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, तो हमारे पास इस सेल का सेल विभव जो हो जाएगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू RT/2F ln A1/A2। क्योंकि ई नॉट सेल या E0 सेल की वैल्यू यहाँ पर भी 0 होगी, क्योंकि आप जानते हो सांद्रता सेलों में जो है E0 सेल की वैल्यू का मान 0 होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल, यानी कि इनमें जो है विद्युत अपघट्य के कारण से विद्युत का प्रभाव होता है। इसमें 2 प्रकार की मैंने बात बताई थी, अभिगमन रहित सांद्रता सेल और दूसरा अभिगमन सहित सांद्रता सेल। तो आज अपन बात करेंगे सिर्फ अभिगमन रहित सांद्रता सेलों के बारे में। तो जो विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल होते हैं, इन सेलों में समान सांद्रता वाले समान इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न सांद्रता वाले 2 विलयनों के संपर्क में रहते हैं। ये दोनों विलयन परस्पर सीधे संपर्क में भी हो सकते हैं और परोक्ष रूप से भी एक दूसरे के संपर्क में हो सकते हैं। अतः इस प्रकार के सांद्रता सेलें जो हैं वो 2 प्रकार की होंगी। जो परोक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में होती हैं वो अभिगमन रहित सांद्रता सेल होती हैं, और जो डायरेक्टली एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं या परस्पर एक दूसरे के सीधे संपर्क में इलेक्ट्रोड रहती हैं, यानी दोनों विलयन एक दूसरे के सीधे संपर्क में रहते हैं, वो होते हैं अभिगमन सहित सांद्रता सेल। तो अपन बात करते हैं पहले आज अभिगमन रहित सांद्रता सेल की। वे सांद्रता सेल जिनमें दोनों विलयन एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं, अतः एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर आयनों का सीधा स्थानांतरण नहीं होता,
इस कारण इनमें द्रव द्रव संधि विभव भी नहीं होता है। इसलिए इन सेलों को अभिगमन रहित सांद्रता सेल अथवा द्रव द्रव संधि विभव रहित सांद्रता सेल भी कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हो, अभिगमन रहित सांद्रता सेल दिखाया हुआ है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें अंदर प्लेटिनम का वायर है, H2 गैस पास की जाती है, इधर भी प्लेटिनम वायर है, H2 गैस पास की जाती है, और इधर जो है वह एक विलियन भरा हुआ है HCl का जिसकी एक्टिविटी A1 है, और यहाँ पर विलियन भरा हुआ है HCl का जिसकी एक्टिविटी A2 है। ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं एक तार से जुड़े हुए हैं जो Ag का तार है और वह AgCl से कोटेड है। ठीक है, यानी कि सिल्वर इलेक्ट्रोड है यहाँ पर और दूसरे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर अलग अलग गैस पास की जाती हैं। दोनों जो हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों की कंपार्टमेंट अलग अलग हैं, यानी कि इसका विलयन यहाँ नहीं जाएगा, इसका विलयन यहाँ नहीं जाएगा। तो ये दोनों वैसे तो एक दूसरे के संपर्क में है, प्रॉक्स रूप से संपर्क में है, परंतु अभी विलयनों का अभिगमन नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार का जो सांद्रता सेल हुआ वो अभिगमन रहित सांद्रता सेल हुआ। तो उपयुक्त जो सेल है उसमें दो सेलें परस्पर तार द्वारा जुड़ी हुई हैं, या यूं कहिए कि दो अलग अलग कंपार्टमेंट हैं वो एक तार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा P2/H2 HCl एक्वस AgCl सॉलिड और Ag, ये आपके पास क्या हो जाएगी, सेल क्रिया होती है। तो कुल सेल को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? सेल अभिक्रिया हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी। ये तो हो गया दो सेलें तार से जुड़ी हुई हैं, और इसमें सेल क्रिया जो हो जाएगी वो हाफ H2 प्लस AgCl, Ag प्लस आयन और H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ये जो है इसमें सेल में जो आयन्स बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो सेल है उसको अपन ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। प्लेटिनम H2 1 ATM स्लैश HCl जिसकी एक्टिविटी 1 है, फिर AgCl जो है वो Ag के तार के साथ कोटेड है, और देखिए इसके ऊपर अपन ने एक दो डबल Ag लिखकर अपन ने इस प्रकार का एक साइन बना दिया, जिसके कारण से ये बताता है कि ये Ag तार से जुड़ा हुआ है जो कि AgCl द्वारा कोटेड है, और फिर HCl में डूबा हुआ है जिसकी एक्टिविटी A2 है स्लैश H2 1 ATM और प्लेटिनम। तो कुल सेल अभिक्रिया जो होगी वह बाईं ओर जो होगी वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और दाईं ओर जो होगी वहाँ पे रिडक्शन होगा। तो अपन लिख सकते हैं हाफ H2 प्लस AgCl और सॉलिड, तो हमारे पास जैसा मैंने आपको बताया था AgCl का तो Ag प्लस Cl माइनस बन जाएगा, और हाफ H2 है जिसका H प्लस आयन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास Ag प्लस H प्लस 1 A1 जिसकी एक्टिविटी है और Cl माइनस जिसकी एक्टिविटी A1 है और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब दाईं तरफ जो है उसके ठीक उलट अभिक्रिया हो जाएगी। तो Ag प्लस प्लस H प्लस जिसकी एक्टिविटी A2 है प्लस Cl माइनस जिसकी एक्टिविटी A2 है प्लस E यानी कि इलेक्ट्रॉन जिससे हमारे पास अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी हाफ H2 प्लस AgCl सॉलिड। अब ये अभिक्रिया हो जाएगी। अगर अपन पूर्ण अभिक्रिया सेल अभिक्रिया लिखते हैं तो H प्लस A2 प्लस Cl माइनस A2 इज इक्वल टू हो जाएगा H प्लस A1 प्लस Cl माइनस A1, और बीच में जो है वह रिवर्सिबल का साइन है, यानी कि विपरीत प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है। अर्थात सेल में कुल मिलाकर कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई, केवल A2 सक्रियता से A1 सक्रियता, क्योंकि A2 की सक्रियता ज़्यादा है A1 की कम है, तो A2 सक्रियता से A1 सक्रियता की ओर HCl का गमन जो है वह, या यूँ कहिए स्थानांतरण जो है वह हुआ है, और स्थानांतरण भी जो है वो प्रॉक्स रूप से संपन्न होता है, जो है सीधा डायरेक्टली किसी प्रकार का संपन्न नहीं हुआ, या यूँ कहिए कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। अतः सेल का जो है सेल विभव जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा E इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन n की जगह अपन ने एक ले लिया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, log H+1 ACl
-1 जिसकी एक्टिविटी 1 है अपॉन जो है क्या हो जाएगा AH+ जिसकी एक्टिविटी 2 है, ACl- जिसकी एक्टिविटी 2 है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -0.0591 अपॉन 1 log A+-1 का स्क्वायर अपॉन A+-2 का जो है इसका स्क्वायर। ठीक है, अब अपन जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं AWOT मतलब विदाउट ट्रांसफरेंस। तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा E-0.0591 इंटू लॉग 2 log जो है जो स्क्वायर में होता है उसको सोल्व करते हैं तो 2 log A+- जिसकी एक्टिविटी 1 है अपॉन A+-2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.11832 log A+-1 अपॉन A+-2, जहाँ A+-1 का मतलब है माध्य सक्रियता, जो है सक्रियताओं का माध्य यहाँ पर अपन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास ये जो है वो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभिगमन सहित सांद्रता सेल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।